औसुक्य मोहालतिदान जगान यो पूर्व विद्याय नमस्तु तस्मै शंखं चक्रम जलोकाददत् अमृतकटम चारो अर्भिष्यतुर्भि सूक्ष्म स्वच्छ अतिवृद्ध्यां शुक परिविलसन मौलिम अम्भोज नेत्रम कालाम्भोदो ज्वलांगम कटितट विलसन चारूपित अम्बराड्यम वंदे धन्वंतरिं तम निखिल गद्वन प्रौढ़ दावा अग्नि नीलम ओम धन्वंतरये नमः। तो ये मंगलाचरण था जो आयुर्वेद अध्ययन से पहले जो वैद्य लोग होते हैं वो करते हैं। CCYM का जो सिलेबस है उसमें आयुर्वेद के कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो DNYS का सिलेबस है उसमें है। और आयुर्वेद कंसेप्ट है इसलिए DNYS के जो स्टूडेंट है वो जो मूलभूत औषधियाँ है आयुर्वेद की, है ना, जैसे कडुनिंब पत्र का चूर्ण, हरड़े का चूर्ण, आंवले का चूर्ण, बेहड़े का चूर्ण, उसके क्या गुणधर्म होते हैं, तो इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको इन द सिलेबस आपको आयुर्वेद के सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं और वो सिलेबस में होने के कारण आप थोड़ा सपोर्ट अपने प्रैक्टिस के लिए आयुर्वेद के दवाइयों का, यानी वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है कि न इति द्रव्यम औषधम, इस पूरे विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम औषध न कह सके। हर एक वस्तु औषध है और हर एक जो द्रव्य है वो औषध है। तो हमने जो आज तक देखा था वात पित्त कफ, उसके गुणधर्म, फिर वो किस कारण बढ़ते हैं, फिर बढ़ने के बाद में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, और लक्षण उत्पन्न होने के बाद में फिर उपचार कैसे किया जाए, ये हमने देखा। उसके बाद में फिर प्रकृति परीक्षण हमने देखा कि प्रकृति कितने तरह की होती है। वातज प्रकृति होती है, पित्तज प्रकृति होती है, कफज होती है, द्विदोषज होती है, वात पित्तज पित्तज कफज, ऐसे द्विदोषज बोला जाता है। और तीनों दोषों की प्रकृति हो सकती है। अधिकतम बहुत लोगों में तीनों दोषों की प्रकृति देखी जाती है, यानी तीनों दोषों से संबंधित जो गुण है वो उस व्यक्ति में रहते हैं। जैसे मैं भी कभी कभी मुझ में देखूं तो कफ के गुण मुझे ज्यादा नजर आते हैं, है ना। जो मेधस्वी रहते हैं, जिनकी मेधा शक्ति अच्छी रहती है, वाक शक्ति अच्छी रहती है, उनको कफ प्रकृति के कॉलम में कैटेगराइज किया गया है। तो ये गुण मेरा कफ प्रकृति में चला जाता है, कुछ गुण मेरे पित्त प्रकृति में चले जाते हैं और कुछ गुण वात प्रकृति में चले जाते हैं। तो ऐसे त्रिदोषज प्रकृति भी होती है, तो उन्हें उस प्रकृति को त्रिदोषज बोल सकते हैं। त्रिदोषज या फिर सन्निपातज। त्रिदोषज बोलेंगे या फिर सन्निपातज बोलेंगे। तो ये प्रकृति अधिकतम देखी जाती है, द्विदोषज उससे कम और एक दोषज बहुत कम देखी जाती है। कि वायु ही अधिकतम प्रधान है और दो दोषों का कोई ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ऐसे बहुत कम देखा जाता है। त्रिदोषज सन्निपातज या द्विदोषज प्रकृति में ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब हम आज देखेंगे कि ये जो प्रकृति है उसे हम नाड़ी परीक्षण करके, नाड़ी परीक्षण करके कैसे हम पहचान सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ ये प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप बाएं हाथ पर घड़ी है तो घड़ी निकाल ले, बाएं हाथ पर घड़ी है, घड़ी निकाल ले। कमीज की जो बटन है वो ऐसे कर ले और ये हिस्सा ओपन कर ले इतना, ठीक है, ऐसे ओपन कर ले। ओके, ये तो राइट का कर सकते हैं या लेफ्ट का। एक्चुअल में राइट से जब आपको लेफ्ट हाथ की देखनी है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि पुरुषों में राइट की देखनी चाहिए और लेडीज में लेफ्ट की देखनी चाहिए। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें।
पुरुष में पुरुष रुग्ण है तो उसमें दक्षिण हस्त, यह भी संस्कृत में कहा जाता है दक्षिण हस्त, यानी राइट आर्म, ओके, राइट आर्म। और स्त्री में, स्त्री रुग्ण है तो उस पेशेंट में वाम हस्त, वाम हस्त, इसे बोलते हैं लेफ्ट आर्म। तो ये ध्यान में रखें, पुरुष में दक्षिण की देखनी है, स्त्री में वाम की देखनी है। अभी जितने भी स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन लेक्चर में जुड़े हुए हैं उसमें जो लड़कियां होंगी वो बाएं हाथ को खुला कर ले, बाएं हाथ को, लेफ्ट आर्म को खुला कर ले, ताकि राइट की पहली तीन उंगलियों से आप ऐसे पकड़ सके। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। अब जो पुरुष है वो क्या करे कि ऐसा राइट आर्म जो है वो ओपन कर ले ऐसे। अभी आपने रक्षा सूत्र अगर बांधा है ऐसे तो उसको थोड़ा सा सरका ले ऊपर, है ना, वो यहां रहेगा ऐसे तो फिर आप नाड़ी परीक्षण नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, हाँ बराबर है। तो आप नाड़ी परीक्षण नहीं कर पाएंगे। नाड़ी परीक्षण के लिए आपको ऐसे हाथ थोड़ा सा यहाँ एक्सपोज करना पड़ेगा। ओके, अब पहले जेंट्स के लिए मैं बताता हूँ। जेंट्स के लिए, अब जो लड़के हैं, जेंट्स डॉक्टर है और यानी जेंट्स डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर है, लेकिन आपका रुग्ण अगर जेंट्स है, मेल है, तो फिर आप क्या करेंगे? एक्चुअल में अभी मैं खुद की नाड़ी कैसे देखनी है वो अभी तो यहां पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर खुद की नाड़ी देखनी है, रुग्ण के ऊपर देखेंगे हम, खुद की नाड़ी देखनी है तो ऐसे देखनी चाहिए। देखो ऐसे। अभी ये है अंगुष्ठ मूल, ठीक है, अंगूठा हिलाओ, तो जहां तक अंगूठा हिलता है, ठीक है, जहां तक अंगूठा हिलता है वो हो गया अंगुष्ठ मूल। तो ये जो पहले इंडेक्स फिंगर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं तो ये अंगूठे का मूल है। लोग ऐसा समझते हैं कि अंगूठे का मूल ये है, तो ये जो है ये स्किन टाइप में आता है। स्किन टाइप यानी देखने के लिए अंगूठा यहां पर खत्म हो गया, लेकिन बोन टाइप में अगर हम देखेंगे तो अंगूठा यहां तक रहता है, यहां तक रहता है, और उसे जब हम हिलाएंगे तब पता चलता है कि ये पूरा हिल रहा है। और ये हो गया अंगुष्ठ मूल। अंगुष्ठ मूल से 2 अंगुल नीचे, ठीक है, ध्यान रखिए, अंगुष्ठ मूल से 2 अंगुल नीचे यानी 2 उंगलियां ऐसे रखते हैं, तो उसके बाद में फिर आपको फिंगर ऐसे रखने पड़ेंगे, ठीक है। और अंगूठे के साइड में इधर से आप नहीं पकड़ सकते, इधर नहीं, अंगूठा जिस साइड में है उस अंगूठे के नीचे ही आपको नाड़ी मिल जाएंगी, ठीक है। अभी आप ऐसे प्रैक्टिकल करें खुद के लिए, खुद का, और हाथ जो है वो ऐसे ऊपर से ना रखें, हाथ ऐसे नीचे से लेकर जाए और ऐसे रखें। इसका कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे हाथ रखना है। ओके, यहां तक ध्यान में आ गया सबको? अभी आपको पल्सेशन लगते होंगे, ऐसे देखो यहां पर पल्सेशन लग रहे हैं, बीटिंग लग रहे हैं आपको। तो अगर आप घड़ी को थोड़ा केंद्रित करते हैं घड़ी के ऊपर, तो 1 मिनट में आपकी पल्स अगर आपको फील हो रही है तो आप काउंट कर लो 1 मिनट में आपकी पल्स कितनी चल रही है ना। मान लो कि सुई का जो सेकंड काटा है, घड़ी का जो सेकंड काटा है वो अगर 10 पर है तो 10 तक आने तक आप काउंटिंग करना है, आपको पल्स काउंट करनी है। तो आप एक एक पल्स काउंट करेंगे और फिर मैं पूछूंगा, आंसरिंग करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। नाम से मैं पूछूंगा ताकि गड़बड़ ना हो पाए, क्योंकि यहां पर मुझे नाम सभी के दिख जाते हैं। 1 मिनट तक आप सभी ऑब्जर्वेशन में अभी नाड़ी की संख्या काउंट कर लो, उसके बाद मैं पूछूंगा।
ठीक है, काउंट हो गई होगी शायद, हो गई है तो फिर आरती शेगोकार, नाड़ी की संख्या कितनी आ गई? क्या हो रहा है, डिटेक्ट नहीं हुआ है? हाँ, समझ नहीं आ रहा है, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा चलो मैं एक बार और समझाता हूँ, ठीक है, कैसे काउंटिंग करनी है। हाँ, और एक बार समझाता हूँ। देखो, अगर आप पुरुष है तो इस हाथ को पकड़े, आप अगर महिला है, स्त्री है, तो आप इस हाथ को पकड़े, ठीक है। देखो कैसे, कहाँ पे पकड़ना है नाड़ी को, ये है अंगूठा, ठीक है, जो हिल रहा है अंगूठा। अब ये अंगुष्ठ मूल है, ये अंगुष्ठ मूल है। यहां से 2 अंगुल नीचे, यानी 2 उंगलियां रख के आप यहां पे, यानी 2 अंगुल नीचे, यानी पहली उंगली आपकी यहां पर आएगी जब भी पकड़ोगे। देखो ऐसे, ये पहली उंगली यहां पर आएगी। आप एकदम अंगूठे के मूल में नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। अभी आपको नजर आ रहा है ठीक से? अभी आप अंगूठे के एकदम मूल में पहली उंगली नहीं रखेंगे, इंडेक्स फिंगर जो रखनी है वहां से 2 अंगुल नीचे, ऐसे यहां पर, और यहां पर आपको पल्सेशन फील होगी, ठीक है। तो चलो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार करके देखो प्रैक्टिकल, वो काउंटिंग करेंगे और मैं बाकी लोगों को पूछता हूं। आशा भालेराव, आशीष उमाड़े, आशीष, सर माझ्याकडे हा सर माझ्याकडे वॉच नाही आहे, म्हणून मी पल्स आले मला पल्स लक्षात आले, पण वॉच माझ्याकडे तो सेकंड मोबाइल में ऐसी घूमती हुई घड़ी होगी ना, टाइमर लगा दो ना 1 मिनट का मोबाइल में। हो सर, मी नेक्स्ट याच्यात सांगतो तुम्हाला 1 मिनिटात। ठीक है, प्रिया आप सर आशा बोलतीये, आशा राव। हाँ बोला बोला। सर नाडी तर मला बरोबर बघता आली, पण टायमिंग कसा काउंट करायचं हे नाही समजत आहे। तुम्हाला 1 मिनिटामध्ये म्हणजे 60 सेकंदामध्ये तुम्हाला किती पल्स, किती ठोके, किती वेळा ती पल्स लागते हे काउंटिंग करायचं आहे। ओके ओके सर, ठीक आहे, चला करा, एक 1 बाय 1 करा, मी विचारतो। प्रिया खर्चे, प्रिया खर्चे नहीं है। शिवानी गौड़ 80 वेळा होत आहे सर। 80 टाइम्स। व्यवस्थित फील झाली का नाडी? हो सर। ठीक आहे, 80। तर हे तुम्ही तुमच्या पुस्तकात लिहून ठेवायचं। ओके, वर्षा हागे, यूथ है ना, दीपके सर, एका सेकंदाला 2 वेळा होत आहे सर। नाही आपको, तुम्हाला 60 सेकंदामध्ये किती पल्स, वॉचमुळे प्रॉब्लेम आला। अच्छा तुम्ही मोबाईलचा टायमर वापरा आणि त्यांनी काउंट करून घ्या। ठीक आहे, मी परत तुमच्याकडे येतो। ठीक आहे, मोबाईल वापर। हां हां, रिदम ताडे, सर माझी 70 किती? 70 72। ओके, 70, ओके ठीक आहे। आता तुम्ही तुमची लिहून ठेवा आणि मग मी तुम्हाला नॉर्मल पॅरामीटर्स काय असायला पाहिजे नाडीचं त्याच्याबद्दलचं मार्गदर्शन करेल। तर आरती शेकोगार चेक केली, आशिष उमाडे सांगून दे। आशिष 78 आले सर, 78 78, ठीक आहे, व्हेरी गुड। ओके, आरती शेकोगार 72 सर। 72, व्हेरी गुड। आशा भालेराव 75 सर। 75, ठीक आहे। प्रिया खर्चे नाही गेलाय। वर्षा हागे 74। 74 आणि दीपके सर केली का काउंट? नाही करत आहे। ठीक आहे,
तो नॉर्मल जो पल्स है वो इन बिटवीन 62 टू 82 इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस 62 टू 82 पर मिनट इज अ नॉर्मल पल्स। ये जो पल्स रेट है, ये पल्स रेट इतना होना चाहिए आपका 62 टू 82। इससे थोड़ा सा अगर थोड़ा ज्यादा भी रहता है, मान लो थोड़ा 88 रहता है किसी की, तो 88 आ गई अभी, तो उन्होंने क्या करना है, 3 दिन तक नाड़ी चेक करनी है। अगर 3 दिन तक नाड़ी चेक करने के बाद में फिर भी 88 पल्स आ रही है, तो फिर उनको थोड़ा सा परीक्षण की आवश्यकता है, उनका प्रकृति परीक्षण करना चाहिए, उन्हें क्या प्रॉब्लम है वो देखना चाहिए। अब जिनकी नाड़ी 62 टू 82 इनके बीच में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल है। मान लो किसी की 65 आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका जो मीन है वो आइडियल है 72 पर मिनट। अब जिसकी नाड़ी 72 पर मिनट चल रही है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बोल सकते हैं। वैसे 64 भी नॉर्मल है, किसी ने अभी 78 बताई, वो भी नॉर्मल है, लेकिन 72 या 74 जो है वो एग्जैक्टली और यानी परफेक्टली नॉर्मल हो गई है वो। और वो भी नॉर्मल स्टेज में आप बैठे हुए हैं तब की नाड़ी है। आप चल रहे हैं और नाड़ी काउंट कर रहे हैं तो अलग नाड़ी आ जाएगी। तो आपको नाड़ी कब चेक करनी है, जब पेशेंट बैठा हुआ है, चल के अभी पेशेंट आया है तो उसे पहले 10-15 मिनट तक बैठने दीजिए, उसके बाद में उसका नाड़ी परीक्षण कीजिए। अब ये जो अप्रोच है पल्स रेट कितना होना चाहिए, ये अप्रोच मॉडर्न मेडिकल साइंस का है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आयुर्वेद का क्या अप्रोच है, आयुर्वेद संख्या को तो काउंट करता ही है कि 1 मिनट में कितना पल्स रेट होना चाहिए, आयुर्वेद में भी देखा जाता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा, जैसे पल्स रेट के अलावा मॉडर्न मेडिकल साइंस में नाड़ी से और कुछ भी ज्ञान नहीं लिया जाता है। जैसे कि आयुर्वेद में बहुत कुछ बताया नाड़ी के बारे में, जैसे मैं बताऊंगा अभी, वात की जो नाड़ी है वो सर्पगति रहती है, सर्पगति। पित्त की जो नाड़ी है वो मंडूक गति रहती है, और कफ की जो नाड़ी है वो हंस गति रहती है। अभी आप एकदम शुरुआत में इस बात को इतना फील नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि आप थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो यानी समझ गए बात को वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे पकड़ लिया हाथ को, ऐसे मान लो ये दाहिना हाथ है मेरा, दाहिना ही है, मानने की कोई आवश्यकता नहीं, दाहिना हाथ पुरुषों के लिए। अब लेडीज के लिए क्या है, लेडीज के लिए 1-2 मिनट, लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा, उन्होंने उनका लेफ्ट हैंड लेना है। अब मैंने बोला है कि पहली जो अंगुष्ठमूल है उसके बाद में 2 अंगुल नीचे, यहां पर नाड़ी को पकड़ लेना है। तो पहली जो उंगली है यानी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर बोलेंगे हम उसको, पहली उंगली से जो नाड़ी फील होगी वो वात की नाड़ी होगी, दूसरी उंगली से जो नाड़ी फील होंगी वो पित्त की नाड़ी होगी, और तीसरी उंगली से जो नाड़ी फील होंगी वो कफ की नाड़ी होगी, ठीक है। इसके आगे और मैं लिख देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए, है ना। पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, फिर मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, और हंस गति जो है यानी कफ की जो नाड़ी है वो
रिंग फिंगर से देखी जाती है। ठीक है, ये पहला इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, और ये जो है ये है ये है रिंग फिंगर। ओके, है ना। जब आप दूसरे की नाड़ी देखोगे, तब आपको दाहिने हाथ से ही, राइट हैंड से ही एग्जामिनेशन करना है। ओके, दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से ही एग्जामिनेशन करना है, ऐसे। खुद की देखोगे तो लेडीज जो है वो लेफ्ट हैंड की नाड़ी देखेंगी अपने दाहिने हाथ से, और पुरुष जो है वो बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए दाहिने हाथ की नाड़ी को अनुभव करेगा। अब जब आप चॉइस का हाँ हाँ पूछिए। सर तुमचा आवाज क्लिअर नाही येत आहे, ब्रेक होत आहे. ब्रेक होता है। ओके, त्या फोनमुळे डिस्टॉर्शन येत होतं. नहीं वो एक मुझे कॉल आ रहा था, इसलिए वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक आ रहा है। यस सर। हाँ, फिर से मैं समझाता हूं। वात की नाड़ी सर्पगति रहेंगी, यानी सांप जैसे ऐसे चलता है भूमि पर, सब 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 चलता है, तो वैसी गति वात की रहेंगी। वो हम देख पाएंगे इंडेक्स फिंगर से। पित्त की नाड़ी मंडूक गति रहेंगी, वो हम देख पाएंगे मिडल फिंगर से। और कफ की नाड़ी हंस गति रहेंगी, वो हम देख पाएंगे रिंग फिंगर से। ओके, अभी नॉर्मल जो नाड़ी है वात की वो सर्प गति है, पित्त की मंडूक गति है, हंस कफ की हंस गति है। तो सर्प गति जो है उसका जो फील है वो ज्यादा नहीं आता है, उसका फील यानी वो जो बीटिंग जो है वो कम रहता है कंपैरेटिवली मंडूक गति से। यानी मंडूक कैसे ऐसे 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 चलता है ना, ऐसा खुदक खुदक के चलता है, तो बीच के उंगली को नाड़ी जो है वो ज्यादा अब क्या मैं बोल रहा था, हाँ, मंडूक जो नाड़ी है वो बीच की उंगली को नाड़ी जो है वो ऐसे ज्यादा लगेंगी, यानी वहां पर पल्सेशन ज्यादा लगेंगे। और आखिरी की जो उंगली है अनामिका, वो फोन के कारण से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। ये जो अनामिका है, ये अनामिका जहां पर हम रखेंगे, अनामिका जहां पर हम रखेंगे वहां हंस गति होती है, यानी नाड़ी का जो फील है, नाड़ी का जो फील है। रिप्लाय देऊन द्या सर, आम्हाला आवाज नाही येत बरोबर. अभी रिप्लाई देने के लिए वो मुझे जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। हॅलो, हां, माझा ऑनलाईन क्लास चालू आहे, 7 वाजता नंतर करतो मी, ठीक आहे।
ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा पाल्पेट करके देखेंगे। पहली उंगली जो है इंडेक्स फिंगर, वो यहां पर रखेंगे तो आपको वात की यानी सर्पगति, अभी तो इतना आप महसूस नहीं कर पाओगे उस बात को, क्योंकि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है ना। ये सर्पगति, फिर दूसरी उंगली मंडूक गति और तीसरी हंस गति। अधिकतम लोगों में 2 उंगली पर ही नाड़ी फील होती है, तीसरी उंगली पर फील नहीं होती, यानी कुछ भी नहीं होती है। तो उनमें कफ की जो मात्रा है वो आवश्यकता से कम समझनी चाहिए। अब नॉर्मल नाड़ी क्या है, इसे देखने के लिए कम से कम आपको 500 लोगों की, स्वस्थ जो लोग हैं, जो निरोगी है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, उनकी नाड़ी देखनी पड़ेगी कि प्राकृत नाड़ी कौन सी होती है। प्राकृत, उसको शब्द है प्राकृत। प्राकृत नाड़ी, ये शब्द है इसका। प्राकृत नाड़ी जो है वो अगर आपको समझनी है तो कम से कम 500 लोगों का स्टडी आपको करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको, तब जाके सर्पगति, मंडूक गति और हंस गति ये नॉर्मल कैसे होती है ये आपको ध्यान में आएगा। अब अगर रोगी की नाड़ी आप देख रहे हैं तो उसमें आप फिर प्रकृति परीक्षण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति परीक्षण जो है, प्रकृति परीक्षण प्रकृति परीक्षण ये प्राकृत व्यक्ति में ही हो सकता है। प्राकृत व्यक्ति, रुग्ण नहीं बोलेंगे उसे। प्रकृति परीक्षण प्राकृत में ही हो सकता है। जो विकृत है उसमें प्रकृति का परीक्षण हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मूल प्रकृति अगर किसी की पहचाननी है, मूल प्रकृति अगर किसी की पहचाननी है, तो अगर वो रोगी है तो उसमें फिर हम पहचान नहीं सकते। तो स्वस्थ शरीर यानी स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ की कोई परिभाषा बता सकता है? आपके बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी पर्सन? जो भी बताना चाहता है वो अनम्यूट करेगा और बोलना शुरू कर देगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी पर्सन? स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? स्वस्थ किसे कहेंगे? हॅलो सर. हाँ बोलिए सर, बोलिए। जो खाल्लेलं जे खातात अन्न ते व्यवस्थित पचन होऊ शकतं आपलं, असा व्यक्ती जो पचवू शकतो व्यवस्थित आपलं अन्न, त्याच्यामुळे आपलं रक्ताभिसरण व्यवस्थित होऊ शकतं किंवा ज्याला काही रोग असू शकत नाही असा व्यक्ती. बराबर है। ये भी एक ठीक है। इन्होंने स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा जो है उसमें का एक पैरामीटर बताया है, एक पैरामीटर। ऐसे करीबन 6 पैरामीटर्स है। जब आप वो 6 पैरामीटर्स बताएंगे तभी वो परिभाषा, तभी वो डेफिनेशन पूरी होती है। और कोई, इन्होंने पचाने की शक्ति ठीक है, तो अगर ठीक है तो हाँ सर, रक्तभिसरण, एक्सक्रीशन जे शरीरातून निष्ठा बाहेर विघटित पदार्थ बाहेर काढणे, यापैकी एक स्थिती, मस्क्युलर सिस्टीम, नर्वस सिस्टीम, या सगळ्या सिस्टीम्स व्यवस्थित काम करतात, प्रत्येक अवयव व्यवस्थित काम करतो, असा व्यक्ती ज्याला कुठलीही व्याधी नाही, एक्सटर्नल त्याची एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज पासून त्याची इम्युनिटी, त्याच्या शरीराचं रक्षण करू शकते, असा व्यक्ती स्वस्थ मानला जाईल। ठीक है, इसमें इन्होंने और एक पैरामीटर बता दिया स्वस्थ व्यक्ति का। मल जिसका साफ होता है, एक्सक्रीशन जिसका साफ है, यानी ठीक है, संतुलित है, उसको स्वस्थ कहेंगे। और पैरामीटर, यहीं पर एक पैरामीटर होगा सर, ज्या व्यक्तीमध्ये तिन्ही दोष आढळत नाही,
तिन्ही प्रकृती बॅलन्स आहे. तिन्ही प्रकृती बॅलन्स असतात ज्या व्यक्तींच्या हा. व्यक्ती, आणि ज्याला मानसिक आरोग्य ज्याचं ठीक असतं आणि ज्याला शांत झोप लागते आणि त्याला भूक पण वेळेवर लागते, इनपुट आउटपुट दोन्ही पण व्यवस्थित राहतं, अशी व्यक्ती. वेरी गुड, वेरी गुड. ये जो आपने बोला अभी कि त्रिदोष जिसके शरीर में नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलना है. जब तक शरीर में दोष है तब तक जान है. सर बैलेंस है उसके त्रिदोष. हाँ, बैलेंस, बैलेंस बोलेंगे. जिसके शरीर यानी दोष नहीं रहेंगे ऐसा नहीं बोलना है. तो संतुलित दोष जिसके है, संतुलित यानी ना कब बड़ा हुआ है ना कम है, ना पित्त बड़ा हुआ है ना कम है, ना कब बड़ा हुआ है ना कम है, वो कैसे होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए. तो उसे हम स्वस्थ कहेंगे. और अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, सप्त धातु ये भी एक है जिसके सप्त धातु संतुलित है, उसे भी स्वस्थ कहेंगे. जिसके त्रिमल संतुलित है, जैसे अभी कुमारी जी ने बताया कि त्रिदोष जो है यानी मल जो है, एक्सक्रीशन जो है वो ठीक होना चाहिए. तो हमारा एक्सक्रीशन त्रिमलों से होता है. मुख्य तीन मल है. एक है पुरुष यानी फीकल मैटर, उसको हम स्टूल कहेंगे. दूसरा है मूत्र और तीसरा है पसीना. ठीक है, ये त्रिमल प्रमुख है. बाकी हर एक अवयव के अपने एक उपमल है. जैसे आंखों में भी एक मल रहता है, नाक में भी एक मल रहता है, मुंह में भी मल रहता है, कान में भी मल रहता है ना. त्वचा के ऊपर तो पसीना है, लेकिन उस और भी अलग अलग मल हम देखते हैं. मिट्टी है या फिर डैंड्रफ है, ये भी मल है. बालों में भी मल रहता है. बाल अगर ऐसे झटकेंगे तो उससे उसमें से डैंड्रफ निकल जाता है. ठीक है, तो